नमस्कार। कल पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को लेकर रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पास हो गया, उसको लेके एक बहुत बड़ी चर्चा बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें रिजर्वेशन में कश्मीरी माइग्रेंट्स को 2 सीटें दी गई हैं। 2 सीटें उन्हें रिजर्व की गई हैं और नॉमिनेट होंगी। इसी तरह से पीओजे के जो रेफ्यूजी हैं उनके लिए भी 1 सीट रिजर्व की गई है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं और रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, खासकर पीओजेके के जो रेफ्यूजी हैं, वो इसी बात को लेकर बैठे हुए हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर असेंबली में 24 सीटें रिजर्व रखी गई थी, उसे फ्रीज किया गया था। अगर हमारी 24 अगर पीछे चले जाएं, 1975 में ये 25 सीटें होती थी, जबकि 25 सीटें होती थी और असेंबली की 75 सीटें होती थी, वो भी जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख भी था, अब 90 हो गई हैं। उनमें से हमारी 24 सीटें फ्रीज की गई हैं हमारे नाम के लिए, पीओजेके के लिए, और हमारी सीटें को बढ़ाई नहीं गई। उसके अगेंस्ट जो हमें रिजर्वेशन मिली है कल, जिसकी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, वो सिर्फ 1 सीट के लिए, वो भी नॉमिनेट किया जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि जब से 47 से हम माइग्रेंट हुए हैं, वहाँ से हम यहाँ आए हैं अपने देश में। है तो जम्मू कश्मीर को पूरा आप अपना देश कहते हैं, और इसी बात को लेके सारी सियासत चल रही है कि पीओजेके जो हमारा है इसको वापस लाएंगे। लेकिन उसकी आबादी जो है, सबसे बड़ी आबादी जो है, जो जम्मू कश्मीर में बसी हुई है, हिंदुस्तान में बसी हुई है, उनको कभी भी इंसाफ नहीं मिला। समय समय पर मरहम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मरहम नाम की हुई। कहीं कैश पेमेंट की गई, कहीं ज़मीन की बात की गई, कहीं उनको हक देने की बात की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 370 हटने के बाद उनको कुछ राइट्स मिले हैं, लेकिन अभी चुनाव हुए नहीं। चुनाव कब होंगे, कब वो उनके राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस समय जो है एक नाराज़गी जो है उनके अंदर है कि हमारी इतनी आबादी होने के बावजूद भी, इतना सफ़र करने के बावजूद भी हमारे लिए 1 सीट जो है रिजर्व की गई है। आज हमारे साथ है जगजीत सिंह सुधन जी, ये कन्वीनर है MGR 47 के। इनसे हम बात करेंगे कि क्या इस 1 सीट के साथ या ये एक्ट पास हुआ है, बिल पास हुआ है, वो कितने खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं। जगजीत सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आज प्रोग्राम में बुलाया गया है, मैं गुप्ता साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो कह रहे हैं कि 1 नॉमिनेशन मिली है, जबकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम, आपसे जब भी सरकार से बात होती थी, उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता, 8 की बात होती थी। अब 1 मिली है और इतनी देर से आप सफ़र कर रहे हैं। देखिए सर, ये तो साफ दिखने में नज़र आता है। हमें कोई एक आदमी अनपढ़ आदमी भी सोच सकता है कि जिन लोगों का हक पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्व सीटें पड़ी हुई हैं, उनको मानते हैं कि हम वहाँ पीओजेके के रेजिडेंट हैं। हमारी आइडेंटिफिकेशन पीओजेके से विस्थापित लोगों की आज तक हो रही है। हमें आज तक कंपनसेशन इसलिए नहीं दी गई कि अगर भारत सरकार हमें कोई कंपनसेशन दे देती है हमारी प्रॉपर्टी का या बाकी वैल्यूज़ का, हमें वहाँ के यहाँ से बशिंदा पूरा वहाँ के निकाल देती है, तो सरकार का जो पीओजेके पे हक है वो चला जाएगा। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में राज्यसभा कमेटी के सामने लिखा हुआ है। आप वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उसमें इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्टेटमेंट थी कि हम इनको कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा वहाँ राइट डाइल्यूट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हमारे इशू पे, हमारी राइट पे इन्होंने हाथ दबा के इन्होंने अपना मतलब निकाला हुआ 70 साल से। और हमें इन्होंने, जैसे कि आप एक भूखे को उसका टाइम लंच टाइम हो, कभी आपका खाना आ रहा है 70 साल हो गए हैं, हमारा खाना अभी तक नहीं आया है, हमें सेटल नहीं किया है इन्होंने अभी तक। जो कुछ दिया है वो बड़ा लंबी कहानी है, उसको यहाँ मैं समझता हूँ कि आज के संदर्भ में कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़मीनें दी, उसके पैसे ले लिए गए, हमें मकान दिए, उसके पैसे ले लिए गए, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। 70 साल से सरकार चुप रही, हमें ना कोई रिजर्वेशन दी, ना नौकरियों में रिजर्वेशन दी, ना हमें किसी पढ़ाई लिखाई में रिजर्वेशन दी, ना ही हमारी बस्तियाँ
जहाँ पर हमें तंबू में बसाया, टेंट दे के बसाया गया था, वहाँ पर हमें इन्होंने 1951 में 100 रुपया दिया था कि यहाँ आप कच्चा मकान बना लें। वो 100 रुपया हमारे पे रिकॉर्ड है, सरकार ने हर एक फैमिली को दिया था, उस समय की फैमिली को, और जो 1940 से 50 में थी उनको दिया था 100 रुपया कि आप यहाँ कच्चा मकान बना लो। उस कच्चे मकान पे 4-5 मरले के प्लाट पे आज लोगों ने अपनी मेहनत कर करके ईंट ईंट जोड़ के पक्के मकान बना लिए हैं। लेटेस्ट में बात करूं, इतनी लंबा कहानी आने की ज़रूरत नहीं है, इतने इंटरलोक्यूटर आए, इतने कमीशन बैठे, इतना कुछ हुआ, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी भी बैठी, उसके भी अलग बात करेंगे। अमित शाह जी आए 2022 में, जब उन्होंने JNK विजिट किया, वहाँ हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, उन्होंने हमसे मांगा था मेमोरेंडम दे दीजिए। उसमें एक हमारा डिमांड थी कि ये जो हमारी बस्तियाँ ये रेगुलाइज होनी चाहिए, कि 70 साल हो गए हमारे मकान बना लें अपने पैसे से। रेलवे पटरी पर हमारा कम से कम 50,000 आदमी सेटल है, घर बने हुए, पक्के मकान बने हैं। वो इन्होंने पीछे अनाउंस किया कि हम यहाँ हेरिटेज लाइन बनाएंगे, मकान तोड़ देंगे इनके। यानी कि ये तो हालत है हमारी। और हमारे लोगों को ऑल अलॉन्ग LOC और IB के साथ साथ बसाया हुआ है। और इतने सालों में जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन होती है, सीज़फायर की वायलेशन होती है, तो हमारे लोगों पे गोलियाँ चलती हैं, उनके माल मवेशी मारे जाते हैं, मकानों पे गोलियाँ चलती हैं, लोग मारे जाते हैं, बंकर बनाने पड़े इनको। ये तो हमारी हालत है सरकार के होते हुए। ये सरकार ने हमारे लिए बंकर बनाया कि बंकर में रहो, आप बस्तियों में नहीं रह सकते। हमारे लिए कोई बस्तियाँ नहीं बनाई, हमारे लिए शहर नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया इन्होंने। तो ये क्या किया इन्होंने। और आज ये पीछे इन्होंने बहुत कई, मोदी जी ने हमसे 2014 में ये प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी सरकार आई, हीरानगर के पास पल्लवी में जो उन्होंने बड़ी रैली की थी, उसमें उनकी अनाउंसमेंट आज देख लीजिए, उसमें पढ़ ली, सुन लीजिए। कहे 100 दिन के अंदर अंदर में 70 सालों से लोग बैठे हुए हैं जिनका कुछ फैसला नहीं हुआ, मैं इनको उनको सेटल करूंगा। ये उनकी स्टेटमेंट वहाँ प्रॉमिस था, हमारे साथ टेलीफोन पे बात पे प्रॉमिस था, हम वहाँ भी उन्होंने पब्लिक अनाउंस किया था। लेकिन उसका उन्होंने ये दिया कि 2015 में एक JNK के पैकेज दिया, उसमें 2000 करोड़ रुपया रखा है इन्होंने POJ के रिफ्यूजीज के लिए, जो कि अल्टीमेटली 5,49,692 रुपये एक एक फैमिली के से आया। ये DBT के थ्रू उन्होंने देना किया किस फैमिली को, जो 1947 की फैमिली थी, आज की फैमिली को नहीं, आज की फैमिली को नहीं। आज जो 47 में एक फैमिली थी, 47 में, आज उसकी 10-10, 15-15 फैमिलीज हो गई हैं। 3rd-4th जनरेशन जा रही है। मैं 2nd जनरेशन हूँ, मेरी 4th जनरेशन भी अभी बड़े हो गए हैं बच्चे। तो इससे कई फैमिली ऐसे जिनके 4th जनरेशन उनकी शादीशुदा है, उनकी वो फैमिली एक गिनी जा रही है। तो होता क्या है, वो 5.5 लाख रुपए का एक एक हिस्से, आप PRO की जो लिस्ट है उसमें देख लीजिए, किसी को 11,000 मिला, किसी को 22,000 मिला, किसी को 30,000 मिला, 35,000 मिला। उससे ऑर्डर में लिखा है कि इनसे मकान भी बनाएंगे, इंटरेस्ट से गुजारा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये तो हालत है हमारी, इतनी नाइंसाफ़ी की कोई हद होती है। यानी कि हमें अफसोस ये आ रहा है कि 70 साल के डेमोक्रेटिक कंट्री नेशन में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो न्याय देने वाला है फॉर जस्टिस, इक्वालिटी एंड सॉवरेनिटी फॉर एवरीबॉडी, वो उसमें हमारी ये हालत है कि हमें 70 साल से पूछा नहीं जा रहा है। हमें गांव में बेकार बैठे हुए हैं लोग, बस्तियों के नहीं, कोई हमारे रेगुलाइज नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। ये तो हालत है, नौकरियाँ कोई नहीं है, और किसी दूसरी कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं। जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनकी 1,58,000 सोल्स काउंटिंग इन्होंने बिल में लिखी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल में लिखा हुआ 1,58,900 समथिंग उनकी फैमिली की सोल्स का काउंट है। यानी कि अगर हम मान लें यार चलो 50% उसमें वोटर होगा तो 80,000 वोटर हुआ। 80,000 वोटर के लिए 2 सीटें ये माइग्रेंट के लिए हैं। जो वैली में लोग हैं उनके लिए नहीं है ये सीटें, ये उनके लिए माइग्रेंट है। ये कहते हैं इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। मुसलमान और सिख कितने 2% हो गए, 4% हो गए, बाकी तो सारे कश्मीरी पंडित ही हैं ना हमारे वैली के, KP वैली के। तो अब उनके लिए 2 सीटें, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल बरकरार है, वहाँ वोटिंग होती है। उनको वो वोट डालने का सुविधा सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उनकी बस्तियाँ हैं वहाँ दी हुई है। पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए नौकरियाँ रिजर्व हैं। दिल्ली में आज से 30 साल पहले वहाँ जब हमारे BJP की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 2,000 नौकरियाँ इनके रेगुलाइज की थी
कश्मीरी पंडित फैमिलीज के लिए, और वो लोग पक्के उनको गवर्नमेंट क्वार्टर लाड करके वहाँ पूरा सबको मिल रहा था। यानी नाइंसाफ़ी की हद छोड़िए ना, डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि एक आदमी को आप अपने दे रहे, दूसरे को आप सौतेला भाई समझ रहे हो। हमें सौतेला बेटा समझे हुआ है, इस देश के वासी नहीं है कि हमें सरकार बता दें, यही समझा दे मोदी जी या अमित शाह जी, ये एक्सप्लेन कर दें इस कंट्री को, हम लोगों को ही, कंट्री को ना करें, उनका अपना मतलब है क्या करते हैं, यही कर दें कि ये एक सीट का क्या जस्टिफिकेशन है और पंडितों को, कश्मीरी माइग्रेंट को 2 सीट देना क्या मतलब है, यही बता दें तो आई थिंक हम उनके अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं, जस्टिफाइड है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें यह भी नहीं करना चाहिए था। एक सीट से हमारा क्या बनेगा? आज तक हर पार्टी में हमारा एक ना एक नुमाइंदा होता था, बिल्कुल, चाहे वो एनसी थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी या बीजेपी थी, बीजेपी में भी थे, उसमें उन्होंने उसी को एमएलए भी बने, मिनिस्टर भी बने और एमएलसी भी बने। बीजेपी में भी हमारे एमएलसी थे। ये बताइए जब वो पार्टी में होते हैं तो वो अपनी बात नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी की लाइन पे चलते हैं, उनको पार्टी की बात कर तो लाइन टॉक करनी होती है, तो इसलिए वो हमारी बात की ही नहीं आज तक किसी ने। नहीं, कैसे करेंगे जब उनको नॉमिनेट कर रहे हैं? नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेट तो एलजी करेगा। एलजी कौन है? एलजी तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है भारत सरकार का। जब नॉमिनेटेड जो आपका होगा एमएलए, वो पार्टी क्या सरकार के विरुद्ध कैसे बोलेगा? इसीलिए ना तो कश्मीरी माइग्रेंट ना ही पीओजे के माइग्रेंट्स, दोनों इससे खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन नहीं, हमें रिजर्वेशन चाहिए, हम इलेक्शन लड़ के अपना नुमाइंदा भेजेंगे जो हमारी बात कर सके। देखिए जी, इसमें 2 इशू आ जाते हैं। एक तो इशू ये है कि जो एमएलए नॉमिनेट होगा वो हमारी बात करेगा या नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो नुमाइंदा बाई इलेक्शन कराएंगे क्या करेंगे। बाई इलेक्शन का ये था कि हमने भी कहा था कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो हमें बाई इलेक्शन हमारी सीटें जो रिजर्व हैं वो दें। पीओजे की असेंबली में 12 सीटें रिजर्व की हुई हैं उन्होंने, जो जम्मू कश्मीर से लोग वहाँ गए हुए हैं उनके लिए की हुई हैं। वो लिखा हुआ है उनकी, आप असेंबली का उनका डिटेल पढ़े, वहाँ लिखा हुआ है। वो जो हैदराबाद में रहते हैं उनके लिए हैदराबाद, जो कराची में रहते हैं उन्होंने कराची में सीट ली है, सब जगह की है उन्होंने। लेकिन यहाँ इनको क्या तकलीफ है समझ नहीं आ रही, हमें क्या क्यों नहीं कर रहे ये, जबकि वोटर यहाँ है। कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है, एरिया, कनेक्टिविटी एंड वोटर, चौथी कोई फैक्टर नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। असेंबली सीट के लिए 3 ही फैक्टर होते हैं, वोटर, कंटिन्यूटी और जब इनके पास एरिया नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, वोटर तो यहाँ है ना। वोटर ना हो तो एरिया को क्या करना, कनेक्टिविटी क्या करना। जब वोटर ही नहीं है कोई तो सीट क्या मिलेगी वहाँ पर? वोटर ही से सीट बनती है। वोट तो देना वोटर ने देना है, नुमाइंदा अलग करना वोटर ने, खड़ा करना उन्होंने, राइट उनको मिलने हैं, वोटर को मिलने, लैंड को राइट तो मिलने नहीं है। तो ये वोटर हमारा जब जहाँ है तो हमें क्यों नहीं देते हैं सीट? जस्टिफिकेशन दे दें, ये क्यों नहीं देते हम बता दें। 70 साल से हम वेट कर रहे हैं कि जो मिला एरिया मिलेगा हम आपको वहाँ भेजेंगे। कब भेजोगे भाई बताओ ना? 4थी जनरेशन जा रही है, किसको भेजोगे आप? जिसको भेजना था वो तो चले गए स्वर्गों में, समुद्र में चली गई उनकी बेटी। किसको भेजोगे आप? किसको आपने आज तक भूखा रखा हुआ है? कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। जो दूसरी बात जो आपने कही कि जो वहाँ एमएलए आएगा वो हमारी बात करेगा, नहीं क्या? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले आपसे फरमाया कि 70 साल से किसी न किसी पार्टी में रिफ्यूजी एमएलए रहे हैं। श्याम चौधरी जी थे ना जी, वो भी तो रिफ्यूजी थे। रविंदर रैना है प्रेसिडेंट, वो भी रिफ्यूजी हैं। बताइए मैं कितने को नाम गिनाऊँ? जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जी हमारे वोटों पे पहली बार जे.एंड.के स्टेट में असेंबली के जे.एंड.के स्टेट गवर्नमेंट बनी, पहली बार 25 सीटें हमारी असेंबली की हैं, जिसमें हम जिसको वोट दें वो जीत जाएगा। हमें स्कैटर किया हुआ ना, लेकिन हमारी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी स्ट्रेंथ है हम जिसको वोट दें वो जीत सकता है, हरा भी सकते हैं, जीता भी सकते हैं। पिछली बार 2014 से लेके हमने मोदी जी को पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि मैं सबका मसला हल करूँगा। और हमें इतने बड़े जो पर्सनालिटी थी, जो आने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उसकी आवाज़ पे हमें था कि ये उन्होंने प्रॉमिस किया, ये अपने प्रॉमिस पूरा करेंगे। हमने वोट दिया, 25 सीटें इनको दिलाई। असेंबली में पहली बार इनकी गवर्नमेंट बनी, 70 सालों में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर। दोनों की दोनों सीटें, जुगल किशोर जी सेकंड टाइम इलेक्ट हुए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहाँ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब बसोली से पीछे थे तो ही वॉज ट्रेलिंग, गुलाम नबी आज़ाद ट्रेल कर रहे थे। लेकिन जब इस एरिया में आए जहाँ का हमारा वोटर है 20 लाख 20-25-30 हज़ार वोटर था, ये जीत के
लेकिन उन्होंने एक बार ही बात नहीं की हमारी से। अब ये है कि अब हालात ये जो बने हुए हैं वो आपके सामने हैं। बिल पास हो चुका है, तो असेंबली के चुनाव तो लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी ये करवाएंगे। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। क्या एक सीट को लेके आप सेटिस्फाइड हैं, या आप इसको लेके कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे? क्योंकि आपके पास एक कन्वीनर सिर्फ MGR 47 की नहीं है, आप ऑल डिस्प्लेस जो माइग्रेंट्स एसोसिएशंस हैं, जो चाहे वो 47 की हैं, चाहे वो 65 की हैं, चाहे वो 71 की है, उस सब के आप कन्वीनर हैं। इन सबको इकट्ठा करके क्या आगे आपका रणनीति क्या है? देखिए, ये इसके लिए रणनीति जो बनाने का टाइम तो ये बात ये है कि उसके ऊपर तो हमें बैठ के मीटिंगें 2-3 मीटिंगें करके हम डिसाइड करना है कि हमारी ग्राउंड पोजीशन क्या है, हम कहाँ का किस लाइन में जाना है, क्या लाइन रेटेड का। लेकिन उससे पहले हम फिर भी सरकार को एक मौका देंगे कि वो इसमें अमेंडमेंट करके कुछ कर ले। अभी तो सरकार के पास सारा गुजरा नहीं है, टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ अभी टाइम काफ़ी है, 4-5 महीने है इलेक्शन अगर करवाते हैं, कब जब कराएंगे 4-5 महीने में है, तो इन 4 महीनों में कुछ कर सकती है, अगर अमेंडमेंट कर सकती है तो कर देगी तो अच्छा है, नहीं करेगी तो फिर हमें अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम ये समझेंगे कि हम इस देश के वासी हमें उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हालत तो इतनी स्टेज पे पहुंच गई है कि दे आर नॉट कंसिडरिंग अस सस्पेक्ट्स। वी आर क्लास वन सस्पेक्ट राइट फ्रॉम डे वन। आज जिन्होंने बहुत शोर हमने उनको राइट दिया वोट करने का, पहली बार 70 साल में हमें राइट फ्रॉम डे वन पूरा राइट है। वी आर क्लास वन सिटीजन ऑफ JNK स्टेट। 370 से पहले भी था और आज भी है। 370 के बाद हमें मिला क्या जी, ये बताइए ना, कौन सा बेनिफिट है जो हमें POJ के DBG को मिला है 370 के जाने से? उसके पहले हमारे पास नौकरियां भी थी, हम अपने बलबूते, रिजर्वेशन नहीं थी लेकिन नौकरी ले सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे। मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरे पास रिजर्वेशन नहीं थे लेकिन पढ़ा हूँ, अपने बलबूते पे अपने मेरिट पे लेके पढ़ा हूँ, नौकरी भी की है मैंने, लेकिन वो भी किसी रिजर्वेशन पे नहीं की है, डायरेक्ट करके लड़ाई करके ली है मैंने, अपनी काबिलियत से ली है। तो करी ये हम अपने काबिलियत से करें जो करे, लेकिन किसी के साथ नहीं, जनरल कैटेगरी में रह के की है मैंने। हमारे लोग डॉक्टर भी हैं, चीफ इंजीनियर भी रिटायर हुए हैं, सेक्रेटरी भी रिटायर हुए हैं, लेकिन वो अपने बलबूते पे, रिजर्वेशन पे नहीं है। और एक किसी को रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। पहाड़ी का देखिए उन्होंने केस किया, आधे जो लोग हैं DPs वो रजौरी पुंछ उस एरिया में रहते हैं, और आधे से ज़्यादा ये हैं जम्मू कठुआ से लेके इस बेल्ट पे रहते हैं। इनको छोड़ दिया उन्होंने, जिनको इन्होंने बॉर्डर लाइन पे बिठाया था गोली खाने के लिए, उनको छोड़ दिया, उनको नहीं पहाड़ी दे रहे स्टेटस। ये तो हालत है। हम किसके आगे रोए? हमने ये रिप्रेजेंटेशन 50 रिप्रेजेंटेशन दी हैं, लिख के मोदी जी को, अपने मोदी जी को और इनको अमित शाह जी को लिख के भेजा, कैसे भरी हुई है। डील के सामने भी हमने इतना उसको समझाया, अपना इतने प्रेजेंट किया, अपना केस फटअप किया। अल्टीमेटली मैडम ने हमें ये कहा कि हम सोचेंगे। ये अप्रैल 2022 में जब उन्होंने लास्ट कन्वेंशन की थी, उसमें हमारा जब पूरा डिस्कशन हुई, ओपन डिस्कशन, तो मैंने कहा आप कानून देख लीजिए, जिस एक्ट के अंदर आपको यहाँ बैठाया गया है उसमें साफ लिखा है कि ये 24 सीटें हमारी हमें मिल चाहिए। उसने फिर उन्होंने शर्मा साहब से कहा कि किताब निकालिए, ऑर्डर पढ़ा उन्होंने, फिर पढ़ के कहती, हमने कहा मैडम अगर आप इस ऑर्डर को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं तो हु कैन बेटर इंटरप्रेट इट? आपसे ज़्यादा कोई है नहीं लॉ नोइंग पर्सन। ही सेड ओके विल थिंक ऑफ इट। और फिर किया कि इन्होंने एक सीट, सम सीट, वो सम सीट का इन्होंने कर दिया, हमें एक सीट देंगे। वो ये ना, ये बड़ा एक इंतजार था ना, बहुत इंतजार था। हाँ, बड़ी होप थी 370 के बाद 35 हट गई है, अब हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ ये भंडारा बॉक्स खोल दिया है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और हम वही कहते हैं ना, जिसे झुंझुना हाथ में पकड़ के देख रहे हैं, हमें क्या मिला है, इसे देखे या चूसे या क्या करें, कहाँ रखें। टीसी सिंह जी, उम्मीद करते हैं कि आपके जज्बात जो हैं उन्हें समझेंगे, आपकी पूरी डिस्प्लेस्ड जो भी कम्युनिटी है उनकी बात को ये जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में आए, ये सब चीज़ें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने जो जज्बात मैंने एक्सप्रेस किए हैं ये मेरी पूरी कम्युनिटी के हैं, मेरे नहीं हैं, मेरी पूरी कम्युनिटी के जज्बात हैं जो मैंने आपसे बताए हैं। जो अंदर की हालत जो है, हमारे अंदर की पीड़ा मैंने बताई आपको, हमारी ये पीड़ा है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने बुलाया मुझे। और मैं अपनी पब्लिक से जो उसको देख रही है, वो देखेगी, आने वाले टाइम में भी, आज भी देख रही होगी, उन सबको ये अपील करता हूँ कि वो भी हमारे साथ इस पर सहानुभूति रखें और हमारे साथ हमारी
जो प्रोग्राम होंगे, स्कीम हुए, उस पर हमारे साथ दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।